हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्टम शाइंटिया क्रैशिंग बायोलॉजी में। इस सीरीज़ में हम लोग देखते हैं NCERT 11 बायोलॉजी की क्रैश कोर्स, मतलब कि क्विक रिवीजन। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पिछला लेक्चर जहाँ हम लोगों ने एंड किया था वो था आई थिंक साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन के बाद जो हम लोग को पढ़ना था सिलिया एंड फ्लैजेला पढ़ना था। तो चलिए सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखते हैं। सिलिया या फ्लैजला है क्या चीज़, किससे बना है, या फिर फंक्शन वगैरह क्या है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का ये इमेज है, ठीक। और ये उसका इसी चीज़ का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। चलिए हम इसे और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जो ये सेंट्रल सीथ की बात करी जा रही है वो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, ठीक। ये चीज़ हाँ डायग्रामेटिकल है, तो हो सकता है बहुत सिमेट्री या फिर जो भी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ कंप्यूटराइज्ड बनाई गई हैं तो बहुत सिमेट्रिकल दिख सकता है। लेकिन हाँ ऐसा एग्जैक्टली यहाँ पे हो संभव नहीं, क्योंकि इससे कुछ डिफर कर सकता है बशर्ते अल्ट्रा स्ट्रक्चर या फिर फंडामेंटली कह लें जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होता है, ऐसे डिनोट करता है। इसमें आप इन सारे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये जो डबलेट होते हैं, डबलेट के बीच में जो ब्रिजेस हैं उतने क्लियर तो नहीं दिखेंगे, और ज़रूरी भी नहीं कि वो सीधे ही हों, ठीक। यहाँ इस तरह का ब्रिज होगा आई थिंक, आप समझ सकते हैं। यहाँ इनडायरेक्ट ब्रिज भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जैसा आपने यहाँ देख लिया वो। यहाँ बस एक बात कही जा रही है कि जो ये डबलेट होते हैं उनके बीच एक ब्रिज होता ही है, ठीक। एक ये सेंट्रल सीथ फॉर्म करता है, ठीक। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है और समझाया गया है। इनमें अपना एक अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक। उसको भी हम ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि ये बिना लिमिटिंग स्ट्रक्चर के हो जाता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कोई और चीज़ यहाँ होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सिलिया एंड फ्लैजेला का थ्योरी ज़रा हम देख लेते हैं। ये कुछ हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, ठीक। सिलिया या सिलियम और फ्लैजेला और फ्लैजेलम। तो बस इतना समझ लीजिए कि सिलियम जो होता है ये छोटा छोटा होता है लेंथ में अगर बात करें, और फ्लैजेलम जो होता है लंबा होता है, ठीक। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स मीन्स आप कह सकते हैं चप्पू जो होता है, पतवार जिसे कहते हैं नाव की, ठीक। तो अगर ये नाव है किसी पानी में है तो अब देखिए ज़रा समझने की कोशिश करिए, ठीक। नाव है, ये कोई आदमी बैठा है, ठीक। ये आदमी बैठा है और ये चप्पू है उसका। तो ये क्या क्या काम कर सकता है। एक तो जब ये चप्पू पीछे की तरफ चलाएगा तो ये आगे की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इस ओर या फिर ये जो है रिवर बैंक पे पहुंच गया है तब भी कुछ काम कर सकता है। ये बिना नाव को मूव किए भी सराउंडिंग वाटर को मूव करा सकता है। तो यहाँ इसके दोनों काम हो जाते हैं सीलिया के। एक तो सराउंडिंग सराउंडिंग का भी मूवमेंट काज करता है, और अपने आप को भी मूव कराता है। ये दोनों काम ये करता है, ठीक। फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्ग, यही मैंने बोला, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, और ये सेल मूवमेंट के लिए ही मैक्सिमली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो possess flagella, but these are structurally different from that of यूकैरियोटिक फ्लैजेला। मतलब कि जो बैक्टीरियल फ्लैजेला हैं वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला से डिफर करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, अब सीलियम के माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी है उसके बारे में बता रहा है। मतलब कि सीधी बात कहें
तो अब वो जो दोनों डायग्राम दिखाए गए हैं उसकी बात करी जा रही है कि सीलियम और फ्लैजेलम शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेंटर जो कोर था, जो सेंट्रल सीथ की बात करी गई थी, उसको हम टोटली एक्सोनिम कहते हैं, एक्सोनिम, ओके। और वही उसका एक्सिस फॉर्म करता है, ठीक, वो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल रन करता है। अब आप इसलिए मैं इसको हाईलाइट नहीं किया हूँ यार, कोर जब बना रहा है तो सीधी सी बात है, कोर तो थ्रू आउट फिलामेंट होगा या थ्रू आउट ये सीलियम होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, कहीं कहीं कॉमन सेंस भी लगाया जाता है। हम या मेरा जो भी अपकमिंग वीडियो होगा कभी ऐसा तो नहीं कराने वाला कि मैं रट्टा मारा के स्पून फीडिंग करा दूं और 2 दिन बाद फिर आप कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर लेके उसे बैठ के सोचते फिरो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मैं दूंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा, देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, या फिर इसी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं और हालत ख़राब हो जाती है सॉल्व करते करते। इवन यही एनसीईआरटी ग्रेजुएशन लेवल पर भी बेस बनाया गया है, ऐसे क्वेश्चन इसी से बनते हैं जो ग्रेजुएट लेवल का भी टेस्ट ले सकते हैं। तो फिलहाल तो आप, मुझे लगता है, इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे। तो ये बहुत अच्छी बुक है, अगर इसके रेफरेंस को समझा जाए और डीपली समझा जाए तो ये बहुत अंदर तक जाती है, ओके। 9+2 अरेंजमेंट होता है, ये तो पता ही होना चाहिए। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, ठीक, सेंट्रल ट्यूब्यूल जो होते हैं, इसमें जो ये स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल यही तो है, ये भी एक ब्रिज से कनेक्ट होता है। टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरीफेरल डबलेट्स बाय अ रेडियल स्पोक, ठीक, जो सेंट्रल सीथ होता है ये रेडियल स्पोक इसकी बात कर रहा है कि इस सारे में रेडियल स्पोक होता है, जो पेरीफेरल डबलेट्स होते हैं वो सीट से एक स्पोक के थ्रू जुड़े होते हैं, ओके। बोथ द सीलियम एंड द फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि सेंट्रियोल का एक डेफिनिट काम जो हमने देखा, सेल डिवीजन में अंदर स्प्लिंडल फाइबर्स बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर ही स्प्लिंडल फाइबर्स बनाएंगे, वो फाइबर बनाने का काम कहीं भी कर सकते हैं, ठीक, वो कहीं भी फाइबर बनाने का, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाने की वो क्षमता रखते हैं, ठीक। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज, लेकिन यहाँ दरअसल चूंकि वो फ्लैजेलम फॉर्म कर रहे हैं इसलिए बेसल बॉडी का नाम दे दिया जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। जिस सेंट्रियोल की यहाँ बात करी जा रही थी, अब सीधे उसी की बात करते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि ये एक ऑर्गेनल है जो कि अपने आप में 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी रखता है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। मतलब कि ये जो सेंट्रोसोम है, एक पेयर सेंट्रियोल रखता है, ठीक, सेंट्रियोल कैरी करता है। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल्स, ठीक, मतलब कि एक एमॉर्फस मतलब समझ रहे हैं, एमॉर्फस मतलब यही, जब आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो उसमें यही बताया गया होगा कि कोई एक डिस्टिंक्टिव जो लैटिस है उसमें नहीं होता, या फिर डिस्टिंक्टिवली आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इसका ऐसा शेप है, तो वो एमॉर्फस है, कोई सिमेट्री नहीं है उसके अरेंजमेंट में। पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल, ठीक, मतलब कि ये पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल रखते हैं जो सेंट्रियोल्स होते हैं। मान लीजिए ये सेंट्रियोल है, तो अगर मैं पेन का कलर बदल के कहूँ कि इसके आसपास पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, ओके, यू आर गेटिंग और नॉट। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानते हैं एक फ़ायदा क्या होता है, अभी मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, तो हर एक कमेंट का मैं आंसर कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप कोई भी
मतलब जैसे कह रहा है एक छोटा सा भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसे बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास और जगह जाने का टाइम नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ है मैं भूल भी जाऊंगा, या फिर आपके कमेंट्स बहुत ऊपर चले जाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अकेले काम करता हूँ, इसीलिए लेक्चर्स लेट भी होते हैं, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं 100% रिस्पॉन्स रेट के साथ रहूँगा आपके साथ। ओके, लेट्स प्रोसीड। सेंट्रियोल इन द सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर। क्यों मैंने ऐसे बनाया था? मैंने बिना किसी बात के ही ये स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर नहीं बनाया था आपस में, ठीक। तो वही चीज़ है कि ये आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं टू ईच अदर, इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील, ठीक। मतलब कि प्रत्येक जो ये दोनों हैं ये कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक। इस तरह के स्ट्रक्चर कैरी करते हैं अगर जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर इनका देखा जाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibril और ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक। मतलब कि 9 इवनली पूरे पेरीफेरी पे कांस्टेंट गैप के साथ ये 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन के फाइबर्स अरेंज्ड रहते हैं। ईच ऑफ द पेरीफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। मतलब कि ट्रिपलेट मीन्स 3 के सॉरी इनका पेयर 3 का बनता है, ठीक। ऐसे कह लें कि फाइब्रिल 3x यूनिट के होते हैं। मतलब कि उनमें 3 इकाइयाँ होती हैं। इनके कहने का मतलब यही है। एसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक। जो ये ट्रिपलेट्स होते हैं आपस में लिंक भी होते हैं। आप अभी पीछे देखें, उसने कहा था कि वेसल बॉडी और सेंट्रियोल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आप यहाँ देख लीजिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सेम स्ट्रक्चर है। क्यों हम लोग परेशान हो? तो ये बस इसे समझ लीजिए, बता दिया गया है, इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि मुझे याद आया हम क्रैश कोर्स में। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल, द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनीसियस एंड कॉल्ड द हब। मतलब कि जो सेंट्रल पार्ट होता है और सेंट्रियोल इज प्रोटीनीसियस, द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन, ठीक। प्रॉक्सिमल रीजन का मतलब क्या है, यहां बात को समझिएगा। न्यूक्लियस यहां दिखाया गया ना, न्यूक्लियस को इसी तरह समझ लीजिए, और एक ये मैं दिखा दिया सेंट्रियोल, ठीक। वहां कहा था कि कुछ सब्सटेंसेस ये कैरी करता है, पेरी सेंट्रियोलर समवट लाइक दैट बोला था इसने। क्या बोला था? सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल मान लीजिए ये सब हैं, लेकिन जो इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है यहाँ कुछ प्रोटीनीशियस सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, ठीक। और इसे हब कहते हैं, हब, ठीक। अगर जो इसकी बात करें तो अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक। अब ये कनेक्टेड रहते हैं रेडियल स्पोक से, ठीक। जो भी बात है, अब इसे जरा ऊपर देखने की कोशिश करिए। यहां मैंने, लेट मी इरेज ऑल द एनोटेशन। ओके, मान लीजिए इधर आपका न्यूक्लियर रीजन है, इसके प्रॉक्सिमिटी में इधर एक और सेंट्रियोल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। ये शीत हो गया,
ये डबलेट्स अब आप अपने समझ लीजिएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, न्यूक्लियस के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इस तरफ कुछ प्रोटीनीशियस सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, और रेडियल स्पोक से जुड़े भी होते हैं। ये समझ लीजिएगा, ये एक 3 डायमेंशनल ये स्ट्रक्चर है, यहाँ 2D में दिखाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया। अब यहाँ देखिए, वहाँ क्या कहा गया, वही बात यहाँ फिर से दोहराई गई कि ये बेसल बॉडी फॉर्म करता है सिलिया और फ्लैजेला को इमर्ज करने के लिए, और स्पिंडल फाइबर भी बनाता है। ठीक, अब मुझे लगता है कि सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे हम लोग धीरे धीरे पहुँच गए हैं। न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज, बेसिक डाइज से इसे स्टेन करते हैं और इनमें क्रोमेटिन फाइबर्स दिखते हैं, क्योंकि क्रोमा मीन्स कलरिंग सब्सटेंस, 3 मतलब सब्सटेंस की बात की गई है कि क्रोमैटिक सब्सटेंसेस। फ्लेमिंग ने इसे कहा था, बेसिक डाई से स्टेन किया था, बाद में पता चला कि यही न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, और इन्हें क्रोमेटिन कहा गया। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड 1 और मोर स्फेरिकल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। ठीक, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर इसमें कुछ स्फेरिकल बॉडीज भी होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस कह जाते हैं। पेरी न्यूक्लियोलर स्पेस forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। ठीक, मैं अगर जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस की बात कर रहा है, यहाँ तो बहुत क्लियर नहीं है, 1 मिनट मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। ये था, इसको बहुत डिस्टिंक्टिवली हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये इंटरनल मेम्ब्रेन हो गया आपका। ठीक, इंटरनल मेम्ब्रेन, और ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। ठीक, एक्सटर्नल, ये जो बीच का येलोइश रीजन बच रहा है, यही है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक, वही मैं बात कर रहा था कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस वहां क्लियरली नहीं शो कर रहा है। पढ़ने दीजिए, अब चलते हैं। हाँ, तो अब क्या कह रहा है कि ये एक बैरियर फॉर्म करता है, जो कि मटेरियल प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, और यहाँ साइटोप्लाज्म होता है, और यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे आप कह सकते हैं, मैट्रिक्स हो गया, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो ये दोनों बात क्लियर हो गई ना, कि यही जो छोटा पतला सा स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है वही पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेंस, मतलब कि जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियोलस में जो प्रेजेंट सॉल्यूशन है, कंटेंस न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। ठीक, यही बाद में कंडेंस होके क्या बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर आप खुद समझ रहे होंगे। न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। कितनी बार बताओगे भैया, न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। मतलब कि ये न्यूक्लियोलस जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। देखिए कितने याद करिए आप, कितने स्ट्रक्चर्स पाए हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। पहला तो आपने राइबोसोम देखा था, ठीक, दूसरा आपने देखा था क्या, याद था अभी जस्ट मिस कर गया, सेंट्रियोल,
एक स्ट्रक्चर मैंने और पढ़ा था, उसमें बताते वक्त आया था। और फिर आप देख लीजिए न्यूक्लियोलस, ठीक, न्यूक्लियोलस की बात करी जा रही है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हो गए जो जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट होता है। ओके, इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक, राइबोसोम का सिंथेसिस नहीं, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक, जो कि एक मैसेज कन्वे करता है साइटोप्लाज्म में, या फिर ऐसे कह लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहाँ राइबोसोम्स, इस पूरे घटनाक्रम को आप बहुत एलैबोरेटेड वे में पढ़ने वाले हैं, राइबोसोम, और वहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है, जो कि एट लास्ट गोल्गी एपरेटस में प्रोटीन के फॉर्म में निकलता है, वेसिकल के फॉर्म में, जो विद इन सेल या फिर आउटसाइड सेल सिक्रीट हो जाता है। ठीक, तो ये टोटल आप देख लीजिए, जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, मुझे लगता है इस पे एक चैप्टर पूरा आपको मिलेगा, वो यही पढ़ना है आपको। ठीक, डीएनए आरएनए जो भी आप पढ़ेंगे, ठीक, उसमें यही चीज़ें बताई जाएंगी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, ये टोटल चीज़ें यही बताई जाएंगी। और वहाँ आपको कभी राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस एक्सेट्रा का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो एक्शन है वो कहाँ हो रहे हैं, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और किसी भी टेस्ट को पास करने के लिए यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। अब बात करते हैं डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। ठीक, सॉरी, क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, ठीक, न्यूक्लियो प्रोटीन जिसे कहते हैं, और कुछ बेसिक प्रोटीन जो बेसिक डाई से कलर किया था हमने, वो कौन थे? कुछ एसिडिक प्रोटीन थे। एसिडिक कौन होता है? वो यही क्रोमेटिन डीएनए थे। ठीक, एसिडिक होता है, और उस समय चूंकि वो फाइबर के फॉर्म में थे, तो इसलिए उसे क्रोमेटिन फाइबर कहा गया था। ठीक, और अब देखा गया, बाद में पता चला कि उसमें हिस्टोन भी प्रेजेंट हैं, जो कि बेसिक होते हैं, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ तक कि आरएनए भी। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर on the side of which disc shaped structure called काइनेटोकोर। देखिए, काइनेटोकोर तो ये है, बट इसके इनसाइड अगर जो इस स्ट्रक्चर को हम रिमूव कर लें, या फिर ऐसे कह लीजिए, रुकिए मैं कोशिश करता हूँ इसे डिमॉन्स्ट्रेट करने की, मैं कलर करने की कोशिश करता हूँ उसे। ओके, आप ऐसे कह लीजिए कि मैं ये काइनेटोकोर हटा रहा हूँ। ठीक, मैंने ये काइनेटोकोर टोटली हटा दिया। अब ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। ठीक, अब आप देख रहे हैं, अगर इस पे वो काइनेटोकोर यहाँ है, ठीक, काइनेटो CHORE, तो काइनेटोकोर यहाँ लगेगा, और ये अभी ये जो स्ट्रक्चर ब्लू वाला देख रहे हैं, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, और इसी पे काइनेटोकोर लगा रहता है। बस यहाँ समझाने का यही मतलब है। अब इनके देख लीजिए, यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। ठीक, सब मेटासेंट्रिक अगर जो कहीं इस रीजन पे आ जाता है कि मतलब इसका हाफ और इस वाले रीजन में जुड़ जाता है, तो वो सब मेटासेंट्रिक हो गया। ठीक, आधे का आधा, मेटा तो आधा हो गया, बीच में कह लिया गया, लेकिन उसको भी सब कर दिया इन्होंने, आधा कर दिया। फिर आ गया एक्रोसेंट्रिक,
एक्रोसेंट्रिक समझ लीजिए कुछ ऐसे आ गया, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, इस रीजन में आ गया। और टीलोसेंट्रिक मीन्स एकदम पास में हो गया। टीलो मीन्स होता है सॉरी टीलो मीन्स लास्ट होता है, या फिर ऐसे कह लीजिए टेल से ही रिलेटेड है वो। टीलो फेज जो हम पढ़ते हैं वो लास्ट फेज को कहते हैं, तो उसी को टीलोसेंट्रिक कह दिया गया है। बस इतना सा डिफरेंस था इसमें, टोटल यही बात कही गई थी। आगे बात आती है माइक्रोबॉडीज कंटेन वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ, मतलब कि दोनों में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मेरा वीडियो चूज़ करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट मिलेगा उससे। चूँकि हम मैं भी बहुत जैसे ऐसे कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पैसे लगाए जा रहे हैं, इसमें भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, बट हम लोग अपने घर से काम करते हैं और कुछ देने की कोशिश करते हैं, तो यू गैस कैन डू दैट थिंग, उसमें तो पैसा तो लगने वाला नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।